आज का टॉपिक है अपना होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या? तो आज अपन ये देखने वाले हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सर। ब्लेसिंग बहुत जरूरी है, और ब्लेसिंग क्यों जरूरी है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया। सो स्टार्ट विद होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस, it is a state of steady internal physical, chemical and social condition maintained by living being। तो स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल्स। स्टेडी इंटरनल्स मीन क्या होता है कि बॉडी में जो भी चीजें रेगुलेट होती है, किसी का तो भी माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। सो the homeostasis, it is a state of steady internal physical, chemical and social condition maintained by living system। the जो बॉडी में कुछ भी रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो होम्योस्टेसिस के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। इट इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी ऑप्टिमल फंक्शनिंग होता है बॉडी में, वो होम्योस्टेसिस ही करता है। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस, पीएच, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैलेंस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस बैलेंस, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, जितने भी आयंस है, जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, वो सब दैट इज होम्योस्टेसिस ही मेंटेन करती है। दैट इज होम्योस्टेसिस का मेन फंक्शन ही यही होता है, या उसी को होम्योस्टेसिस को बोला ही जाता है कि स्टेडी स्टेट रखनी है। स्टेडी स्टेट मीन्स क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस। जैसे अपन तराजू लेते हैं, अगर एक एक इसमें वेट पुट ऑन करते हैं और एक में नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपको आपको क्या लगेगा? अगर एक में पुट वेट डाले हैं तो क्या हो जाएगा कि एक पल्ला भारी हो जाएगा। तो अगर एक पल्ला भारी हो जाएगा तो उससे क्या होगा? बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो दैट इज होम्योस्टेसिस मीन्स मतलब क्या है कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग जो होना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल के लिए बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस, पीएच, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैलेंस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस बैलेंस, शुगर लेवल बैलेंस, अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा? अपने को जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने के कारण, दैट इज होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होने के कारण, अपने को फिजियोलॉजिकल डिसीज मिलेगी। दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज मतलब क्या? दैट इज डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है। द होम्योस्टेसिस का मेन काम क्या होता है? बैलेंस। बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करना है वो किसके पास होता है? होम्योस्टेसिस के पास होता है। या होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही होता है कि बॉडी में इंटरनल फंक्शनिंग का जो भी बैलेंसिंग सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस के पास है। तो होम्योपैथी में बोलते हैं कि जैसे वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया, वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया, देन अपने वाइटल फोर्स डिक्रीज हो गया। वाइटल फोर्स डिक्रीज होने के कारण क्या होता है? होम्योस्टेसिस सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, और बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो अपन क्या हो जाते हैं? प्रोन टू डिसीज हो जाते हैं। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस इज अ स्टेडी स्टेट।
स्टेडी स्टेट होता है, जो स्टेडी स्टेट अपने को कंट्रोल करता है बॉडी में, बैलेंस इन द बॉडी, या अपन ऐसा बोल सकते हैं हार्मनी इन द बॉडी। तो हार्मनी या बैलेंस ये कौन, इसका मेंटेन रखने का काम कौन करता है? दैट इज होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो होम्योस्टेसिस ही क्या है? दैट इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और इसी को अपन बोलते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? तो जैसे अगर अपना बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस, पीएच, सोडियम पोटेशियम, अगर ये सब नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहा है? दैट इज नॉर्मल होम्योस्टेसिस है। नॉर्मल होम्योस्टेसिस है तो क्या होगा? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होगी। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को ही अपन बोलते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी को ही हम बोलते हैं, हैनीमैन सर ने नाम दिया है, दैट इज सोरा। दैट इज सोरा। जो सोरा होता है वही अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है, इसी को बोलते हैं दैट इज नॉर्मल होम्योस्टेसिस, नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो इसी को हैनीमैन सर ने नाम दिया है सोरा। सो the so to maintain the homeostasis, to maintain the normal physiology for survival, तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल होम्योस्टेसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर द सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? होम्योस्टेसिस। और सर्वाइवल वही होता है जो फिटेस्ट होता है। फिटेस्ट मतलब क्या होता है? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो जो फिट होता है वही सरवाइव करता है। अगर आपने देखे होंगे कि जैसे अपना इवोल्यूशन हुआ तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स है ना, बहुत सारे एनिमल गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? उसके पीछे का रीजन यही था कि वो फिट नहीं हो पाए अपने एनवायरनमेंट, या फिर एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पाए। सो सर्वाइवल का सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फिटेस्ट रहना जरूरी है विथ अडेप्टेशन। जो अडाप्ट कर सकता है वही फिट रह सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है। तो उसके लिए क्या मेंटेन रहना जरूरी है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ही मतलब दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर मेंटेन है तो आप सर्वाइवल करेंगे। दैट इज आपका जो हेल्थ एक्सिस है दैट इज वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है तो आपका डिसीज के तरफ आपका एक्सिस जाएगा। सो आपका एक्सिस कैसा जाएगा? डिसीज के तरफ। सो द होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि होम्योस्टेसिस मेंटेन है, नॉर्मल है, तो आपकी हेल्दी स्टेट नॉर्मल है। दैट इज हेल्दी स्टेट मींस नॉर्मल कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजी। अगर आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है तो ये आपको लिंक करेगा, लेके जाएगा आपको डिसीज के तरफ। ठीक है? सो द सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटीपी। और एटीपी अपने को बेसिक क्या होती है? नीड, दैट इज एयर, वाटर, फूड। दैट इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ, जिसके कारण अपन सरवाइव कर पाते हैं। तो बेसिक नीड ऑफ लाइफ क्या है? एयर, वाटर, फूड। जो क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी। सो एयर, वाटर, फूड ये क्या होता है? बेसिक नीड होता है। देन फूड से क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन से ही अपने को क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। और एटीपी मिला तो क्या होता है? दैट इज अपने को एनर्जी आती है। और एनर्जी के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी यूज होती है फॉर सर्वाइवल। एनर्जी यूज होती है फॉर सर्वाइवल। सो बेसिक नीड इज एयर, वाटर, फूड। सो व्हेन द होम्योस्टेसिस इज डिस्टर्ब, होम्योस्टेसिस मतलब ही अपन ने क्या बोला है उसको? सोरा। सोरा इज कॉम्प्रोमाइज, सो द फिजियोलॉजी इज डिस्टर्ब। अभी अपन ने देखा है होम्योस्टेसिस मतलब क्या देखा है अपन ने? दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है?
तो नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज उसी को अपन ने बोला है सोरा। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो अपने को फिजियोलॉजिकल डिसीजेस मिलेगी। और फिजियोलॉजिकल डिसीज को ही बोलते हैं अपन सोरिक डिसीज, और इसी को बोलते हैं दैट इज इन्फ्लामेटरी डिसीज। और जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा या सोरा कॉम्प्रोमाइज होगा तो अब अपने को मिलेंगी दैट इज इन्फ्लामेटरी डिसीज, और इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डिसीज, या उसी को बोलते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है सारे चीज, कि अगर कोई चीज डिस्टर्ब होती है, होम्योस्टेसिस में डिस्टर्ब होता है, तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होने के कारण अपने को फिजियोलॉजिकल डिसीज मिलेगी, सोरिक डिसीज मिलेंगी, और इन्फ्लामेटरी डिसीज मिलेंगी, या फंक्शनल डिसीज मिलेगी। सो if in case of constant stimuli the adaptation are not sufficient to reestablish homeostasis, cell injury can occur। जैसे एग्जांपल अपन ने नया नया शूज लिया और शूज पहना, तो सबसे पहले क्या होगा, वो शूज क्या करेगा, अपने को इरिटेट करेगा। दैट इरिटेशन इज नथिंग बट अ इंजुरी। और इंजुरी किसकी हो रही है, सेल की इंजुरी हो रही है। और सेल की इंजुरी से क्या डिस्टर्ब हो रहा है, कंटिन्यू अगर इंजुरी पहने हैं तो सेल की इंजुरी से क्या डिस्टर्ब हो रहा है, होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल डिस्टर्ब हो रहा है। सो अपन ने नया शूज लिया, नया शूज पहना, तो क्या कर रहा है अपने को, नया शूज इनिशियल स्टेज में क्या हो जाता है, वहां पे आता है इरिटेशन, इरिटेट होता है। अगर इरिटेट हुआ मतलब क्या होता है, दैट इज कंटिन्यू इरिटेशन रहा, देन लेटर ऑन क्या हो जाता है, लेटर ऑन हो जाता है, अगर कंटिन्यू इरिटेशन रहा तो वहां पे सेल इंजुरी होती है, और सेल इंजुरी हुई तो क्या होता है, देन आगे चल के वो चीज क्या हो जाती है, वहां पे वो शू बाइट जैसा होता है। शू बाइट हुआ तो क्या होगा फिर, दैट इज अपने को इरिटेशन आएगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन आएंगी, वहां पे रेडनेस आएगा, इचिंग आएगी। रेडनेस इचिंग के साथ साथ क्या आएगा, वो पार्ट थोड़ा कोरोसिव हो जाएगा। सो और साथ में अपने को क्या आएगा, कोरोसिव होने के साथ अगर वही इरिटेशन कंटिन्यू रहता है, देन सेकेंड अडेप्टेशन में जाता है। तो बॉडी फर्स्ट क्या करती है, दैट इज इरिटेशन, इरिटेशन में आती है। तो इरिटेशन में आने की वजह से क्या होता है, दैट इज होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है ड्यू टू सेल इंजुरी। सो अभी सो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब करने के लिए या फिर एक सेल को इंज्योर करने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर दिए है रॉबिन्स बुक में, पैथोलॉजी ऑफ रॉबिन्स बुक में। उन्होंने बोला है कि एक सेल को इंज्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फिजिकल एजेंट, दैट इज मैकेनिकल ट्रॉमा, एक्सट्रीमिटीज टेम्परेचर, दैट इज बर्न हो गया, डीप कोल्ड हो गया, सडन एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गए, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, रेडिएशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, कॉस्मिक रेडिएशन हो गया। ये फिजिकल एजेंट होते हैं जो सेल को इंज्योर करते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कि जैसे आपको सडन सडन कोल्ड का अगर कोई पेशेंट है जिसके कारण आपको सेल इंजुरी दिखती है, तो आप रूब्रिक्स में, होम्योपैथी में हमेशा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके बॉडी में इफेक्ट आता है, इफेक्ट कोई भी हो, जैसे कोई भी डिसीज आती है, डिसीज आती है तो उसको अपन बोलते हैं इफेक्ट। और तो होम्योपैथी में कॉज एंड इफेक्ट होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉज, कि वो बॉडी में इफेक्ट जो आया है वो उसका पीछे का रीजन क्या है। अनटिल एंड अनलेस आप उस रीजन को ठीक नहीं करोगे तो डिसीज नहीं जाएंगी। सो द कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कंडीशन में। सो अपने को यही फाइंड आउट करनी है कि ये डिसीज जो आई है उसका कॉज क्या है। तो बेसिकली इसके कॉज मतलब ही क्या होता है कि वो सेल को किसने इंजोर किया है, अपने को इंजुरी टू सेल किससे मिली है, इंजुरी सेल को इंजुरी किससे हुई है। अगर आपको पता है कि सेल को इंजुरी किससे हुई है, तो आप ये डायरेक्ट वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन आप ये रूब्रिक्स ले सकते हैं। रूब्रिक्स मतलब क्या होता है कि आपको
डायरेक्ट फिजिकल रूब्रिक्स ले सकते हैं कि सेल इसकी वजह से इंजोर हुआ है, इसकी वजह से इंजोर होने के कारण आप ये डायरेक्ट रूब्रिक्स ले सकते हैं। सो आपको मेडिसिन, सिमिलिमम मेडिसिन है वो आपको इजीली मिल जाएंगी। सो आपको सेल को इंजोर क्या क्या करता है ये पता होना बहुत जरूरी है। सो रॉबिन सर ने पैथोलॉजी की बुक में बताया कि फिजिकल एजेंट जो सबसे पहले सेल को डैमेज करते हैं, तो मैंने बताया कि अगर आपको कोई जैसे डीप कोल्ड से या फिर कोल्ड एयर से या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एज अ एग्रावेटिंग फैक्टर आप कोल्ड एग्रावेशन डायरेक्ट रूब्रिक में ले सकते हैं और उससे आपकी फिर मेडिसिन सिमिलिमम की तरफ आप जल्दी पहुंच पाएंगे। सो कॉस्मिक रेडिएशन, रेडिएशन, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें एक सेल को इंजोर करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल एजेंट पॉजिटिव फैक्टर में लेना, अगर आपको पता है कि क्या कॉज है तो आप ये ले सकते हैं। सेकेंड कॉज इज दैट इज ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, दैट इज हाइपोऑक्सिक इंजरी। हाइपोऑक्सिक इंजरी आपको स्पेशली दो टाइप की इंजरी होती है सेल को डैमेज करने वाली। फर्स्ट होती है इस्चेमिक इंजरी। इस्चेमिक इंजरी मतलब क्या है कि ब्लड सप्लाई नहीं मिला, ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण वहां पे फूड न्यूट्रिशन नहीं गया, जिसके कारण सेल डेथ हो गई। दैट इज इस्चेमिक इंजरी फर्स्ट। और सेकंड इंजरी इज मेन इज हाइपोऑक्सिक इंजरी। हाइपोऑक्सिक इंजरी इज दैट इज सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, जिसके कारण सेल डेथ हो गई। तो जो आपने देखे होंगे कि बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले बेबी क्या करता है, क्राई करता है। दैट इज क्राइज फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि वहां पे लंग एक्सपांड हो गए। अगर किसी बेबी ने क्राई नहीं किया तो अपन क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हाइपोऑक्सिक इंजरी हुई है। हाइपोऑक्सिक इंजरी मतलब कि उसके ब्रेन सेल्स को आपको उसको ऑक्सीजन नहीं मिला करके। सो सेकेंड इंजुरी इज हाइपोऑक्सिक इंजुरी। सो जब बेबी आपके पास स्पेशली आपको जो जेनेटिक केसेस मिलती है जैसे ऑटिज्म, एमआरसीपी, जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो उसके पीछे का रीजन ही रहता है कि उनको हाइपोऑक्सिक इंजुरी होती है। तो उस केसेस में आपको पता है कि वो कॉज है, फिजिकल कॉज है हाइपोऑक्सिक इंजुरी, तो आप फिजिकल कॉज डायरेक्टली रूब्रिक में ले सकते हैं कि हाइपोक्सिक इंजरी के कारण कोई डिसीज आपको आई है। तो इंपॉर्टेंट होम्योपैथी में यही रहता है कि कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। सो क्या कॉज आया, क्या इफेक्ट आया है और उसके पीछे का रीजन क्या कॉज है। सो रॉबिन सर ने फिजिकल कॉज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन हैनीमैन सर ने उसमें और एक चीज ऐड की है, दैट इज प्रायर टू फिजिकल, दैट इज मेंटल कॉज। सो अभी अपन पहले फिजिकल कॉज देखेंगे, दैट इज पहला अपन ने देखे फिजिकल एजेंट, देन देखे हाइपोक्सिक इंजुरी, देन थर्ड इज इस्चेमिक इंजुरी। तो इस्चेमिक इंजुरी के बारे में मैंने बताया कि वो इस्चेमिक इंजुरी इज दैट इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जो न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण अपने को मिलती है। अगर आपको इस्चेमिक इंजुरी भी मिलती है सो आप डायरेक्टली रूब्रिक भी ले सकते हैं कि इस्चेमिक इंजुरी के कारण आपको डिसीज आई करके। सो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। सो इफेक्ट जो आया है वो किस वजह से आया, तो आपको कॉज पता होना जरूरी है। तो थर्ड इज सिस्टेमिक इंजरी। थर्ड केमिकल एजेंट्स, दैट इज ड्रग्स, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। अगर आप रूब्रिक में भी देखोगे तो आपको ये मिलेगा ही कि ये सब मिलेगा, दैट इज ड्रग्स। तो ड्रग्स में कैसा हो जाता है कि एलोपैथिक ड्रग्स के लिए सेंसिटिव होना, जैसे मैं अभी आपको रूब्रिक भी दिखा देता हूँ, आप फिजिकली डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक रूब्रिक है, ओवर सेंसिटिव टू एलोपैथिक मेडिसिन। अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद उसको रिएक्शन वगैरह आती है तो यहाँ पे आप ये रूब्रिक लेके मेडिसिन दे सकते हैं। दूसरा होता है, और एक रूब्रिक, दूसरा रूब्रिक होता है एब्यूज ऑफ मेडिकामेंट्स। एब्यूज ऑफ मेडिकामेंट्स मतलब कि कोई मेडिसिन लिया और उसका उसका रिएक्शन आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। सो
मैंने जैसे बताया कि पहले अपन ने देखे कि फिजिकल एजेंट में, तो फिजिकल एजेंट में बहुत सारे रूब्रिक्स है। सेकंड मैंने बताया कि बेबी केस में, तो बेबी केस में अपन ने क्या, हाइपोक्सिक इंजरी हुई, तो हाइपोक्सिक इंजरी के कारण क्या हुआ, ब्रेन को ये नहीं हुआ, जिसके कारण वहां पे क्या हो गया, दैट इज आप ये रूब्रिक ले सकते हैं, एनीमिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो आपको ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि बेबी को या कॉज क्या है। देन केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स हो गया। देन केमिकल एजेंट्स में क्या आएगा, दैट इज ग्लूकोज और सॉल्ट हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो डैमेज कर रहा है। देन ऑक्सीजन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन भी बहुत डैमेज करता है, टिश्यू डैमेज करता है। देन पॉइजन, साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, सॉल्ट। तो आप ये, आपको अगर पता है कि कौन से किससे डैमेज हुआ है, अपन देखेंगे जैसे आर्सेनिक, एब्यूज ऑफ पॉइजन विद द आर्सेनिकम, आप ये ले सकते हैं। मर्क्यूरी पॉइजनिंग का ले सकते हैं, मर्क्यूरी फ्यूम्स का ले सकते हैं। ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से आप डैमेज हुआ। देन एयर पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये सारे कॉज है जो केमिकल एजेंट्स में आते हैं। देन सोशल स्टिमुला, सोशल स्टिमुला में क्या आएंगे, दैट इज नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल। सो जो एडिक्टर्स होते हैं, अल्कोहलिक एडिक्टर, गांजा एडिक्टर, स्मोकिंग, ये सब आप एडिक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन इस एक इसकी टेंडेंसी हो जाती है। देन इंक्रीजिंग थेरापेटिक्स ड्रग्स, थेरापेटिक्स ड्रग्स मतलब एलोपैथिक ड्रग्स की जो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है। जैसे आप कन्वर्जन के पेशेंट होंगे, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट होंगे, डायबिटीज के पेशेंट, हाइपरटेंशन, थायराइड के पेशेंट, इनकी टैबलेट्स कभी कम नहीं होती, ये ग्रेजुअली आपको बढ़ती ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथी मेडिसिन होती है वो रिसेप्टर बेस होती है, चैनल बेस होती है। तो क्या हो जाता है कि अगर आप जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको आपने टेल्मा 20 दी, टेल्मा 20 दिया, दैट इज टेल्मिसार्टन। टेल्मिसार्टन क्या करेगा, जो रिसेप्टर होंगे टेल्मिसार्टन, वो रिसेप्टर 20 mg को आगे चल के धीरे 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 सेंसिटाइज हो जाते हैं। सेंसिटाइज मतलब कि वो रिसेप्टर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं ये 20 पावर के लिए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 mg बढ़ाना पड़ेगा, तो ही ये रिसेप्टर फिर स्टिमुलाई होगा। तो इसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। तो इसीलिए एलोपैथी मेडिसिन हमेशा बढ़ती जाएंगी, कभी कम नहीं होगी। अगर इंक्रीजिंग डोज के कारण, थेरापेटिक ड्रग्स के कारण आपको कोई डिसीज आती है, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड पैरासाइट, जो आजकल अपन दिखते हैं। देन इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, दैट इज सेल्फ एंटीजेंस। इसी के डिसीज के कारण अपने को क्या आते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज आती है। ऑटोइम्यून डिसीज आती है, जेनेटिक डिरेंजमेंट, न्यूट्रिशनल बैलेंस, बिनमिंग एजेंट्स। बिनमिंग एजेंट इज, दैट इज आयोडेक्स, बाम, ठीक है, या फिर पेन किलर्स, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम आती है। या एनी फॉरेन प्रोटीन्स। फॉरेन प्रोटीन्स मतलब क्या होता है कि आपका इंटेक हाई प्रोटीन डाइट हो गया। मोस्टली जो ऑटोइम्यून डिसीज आती है, ऑटोइम्यून डिसीज वो दो चीज़ों से आती है। पहली चीज आती है, एक तो वायरल डिसीज के कारण हुआ है, वायरल डिसीज के कारण आता है। क्यों? क्योंकि वायरल डिसीज, वायरस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो सिमिलर करता है अपने ही बॉडी के सिमिलर प्रोटीन से, जिसके कारण एंटीबॉडीज तैयार होती है और अपने को वायरल डिसीज आती है। पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मतलब हाई क्लास प्रोटीन लेने से। जैसे एग्जांपल, कोई पर्सन कभी नॉन वेज नहीं खाया, या फिर कभी उन्होंने सी फूड नहीं खाया और अचानक से उसने सी फूड खाना चालू किया, तो आप मोस्टली देखोगे कि सी फूड खाने के बाद आपको ऑटोइम्यून मेडिसिन मिल सकती है, डिसीज मिल सकती है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये रहता है, इनके डाइट में बहुत ज़्यादा, मतलब सी फूड में ही जो ये होते हैं सी फूड, उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं, और वो फिर बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल या फॉरेन प्रोटीन्स एक्ट एज अ फॉरेन प्रोटीन काम करते हैं। ठीक है।
सो ये रॉबिन सर ने कॉज बताया है पैथोलॉजी के बुक में, दैट इज फिजिकल एजेंट, हाइपोक्सिक इंजुरी, इस्चेमिक इंजुरी, केमिकल एजेंट्स, सोशल स्टिमुलाई, therapeutic drugs increasing, infectious agents, then immunological reaction, genetic derangement, nutritional imbalance, benumbing agent, any foreign agent. ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे? That is इंजुरी कर रहे हैं। इंजुरी कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? सेल को इंजुरी कर रहे हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, दैट इज होम्योस्टेसिस, दैट इज नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो इंजुरी कर रहे हैं तो क्या मिलेंगी अपने को? होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होने के कारण क्या मिलेगा अपने को? दैट इज डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस मिलेगा, या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होने के कारण फिजियोलॉजिकल डिसीज मिलेगी, या इन्फ्लामेटरी डिसीज मिलेगी। सेम चीज हैनीमैन सर ने बताई है एफोरिज्म नंबर 73। अगर आप एफोरिज्म नंबर 73 देखेंगे, उसमें बताया कि एनी एक्यूट डिसीज एज रिगार्ड एक्यूट डिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूट डिसीज को ही अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसीज, दैट इज फंक्शनल डिसीज, दैट इज सोरिक डिसीज, नाम एक ही है, या एक्यूट डिसीज। ये तभी होती है बॉडी में जब आपको कॉज होता है, दैट इज एक्सेस इन फूड, एज इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सेवरल फिजिकल इंप्रेशन और चिल्स, ओवर हीटिंग, ठीक है, स्ट्रेन्स, फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इमोशन एंड लाइक अदर कॉजेस आर सब एक्यूट फेब्राइल अफेक्शंस। तो ये सारे कॉज जो अभी अपन ने देखे हैं, हैनीमैन सर ने ये पहले ही बताया है, एक्यूट डिसीज में ये सारे कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे कॉज इंपॉर्टेंट होने के कारण अगर आपको कॉज पता है तो आप इफेक्ट को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। सो इसी को सर ने बोला है, दैट इज एक्यूज डिसीज को ही बोला है कि सोरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दैट इज सोरा कॉम्प्रोमाइज हो जाना मतलब क्या होता है? सोरा सोरा कॉम्प्रोमाइज हो जाना मतलब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब्ड हो जाना, और होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाना को ही बोलते हैं सोरा कॉम्प्रोमाइज हो जाना। और सोरा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो अपने को क्या बोलते हैं? सोरिक डिसीज। सोरिक डिसीज को ही बोलते हैं एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज को ही बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसीज। फिजियोलॉजिकल डिसीज को ही बोलते हैं फंक्शनल डिसीज। फंक्शनल डिसीज को ही बोलते हैं इन्फ्लामेटरी डिसीज। क्योंकि बॉडी का पहला फंक्शन ही क्या होता है? दैट इज बॉडी का पहला फंक्शन ही होता है, दैट इज नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। सो हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 73 में बताया ही है कि एक्यूट डिसीज में इंपॉर्टेंट है अपने लिए फिजिकल कॉज, और साथ साथ में इसी को ही सोरिक डिसीज बोला है, ठीक है। जो अभी रॉबिन्स पैथोलॉजी में बताए हैं सारे कॉज, वही सारे कॉज हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 73 में बताया है फॉर एक्यूट डिसीज के लिए, ठीक है। सो बॉडी के 3 मैकेनिज्म होते हैं। मतलब अगर कोई, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर किसी को सेल, अपन ने नया नया शूज लिया तो सेल वो शूज क्या करेगा? सबसे पहले वहां की सेल को क्या करेगा? इरिटेशन करेगा। इरिटेशन हुआ, दैट इज कॉज। तो इरिटेशन होने के कारण अपने को क्या मिलेंगी? दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज। फिजियोलॉजिकल डिसीज को क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिसीज, इन्फ्लामेटरी डिसीज और सोरिक डिसीज या एक्यूट डिसीज। तो अगर इन्फ्लामेटरी डिसीज आए तो इन्फ्लामेटरी डिसीज के क्या साइन एंड सिम्टम है? दैट इज रूबर, कैलर, डलर, पैलर। तो उसी को अपन बोलते हैं, दैट इज पहला आएगा रेडनेस, दैट इज स्वेलिंग, पेन, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, और एक आता है देन फिफ्थ आता है लॉस ऑफ फंक्शंस। सो अपने को सबसे पहले कोई इरिटेशन आया तो क्या मिलेगा? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, वहां पे हीट, ये मिलेगा। तो अगर शू बाइट कंटिन्यू है तो अपने को वो शू बाइट से क्या आएगा? इरिटेशन। इरिटेशन से अपने को पहला डिफेंस मिलेगा फिजियोलॉजिकल डिफेंस। तो डिसीज हमेशा ट्रैवल